I have talked about the essay, the English essay is supposed to written in some language, and this is supposed to written in English essay, mean English language. Therefore, I have decided to start with the very basics, क्योंकि आगे जाके आपने जो गलतियां करनी है मैंने ये डिसाइड किया है कि वो गलतियां सारी की सारी मैं आपको पहले ही पढ़ा दूं। हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था लैंग्वेज होती क्या है, और मैंने इसको डिफाइन किया था कि लैंग्वेज इज द ह्यूमन मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, either spoken or written, which is consistent on use of the word in very structured way. My dear friend, every language is consistent on few units. और जब तक हम इसको बेसिकली बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जब तक आपको इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का नहीं पता होगा, बिलीव मी, यू आर अनएबल टू राइट इवन अ सिंगल सेंटेंस। और हमारे सबसे बड़ी फेलियर की रीजंस भी यही हैं कि हमें इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का नहीं पता होता, जिसकी वजह से हम अक्सर अच्छा लिख नहीं सकते। The previous day, I have started with alphabets, and I have talked about that this is the combination of few symbols which always reflect some sound. जब भी हम किसी साउंड को किसी सिंबल में रिफ्लेक्ट कर देते हैं ना, that is known as a language. And again, dear son, they have been further divided into two. One is known as a consonant and the second one is known as a vowel. और जब तक आपको consonant और vowel का concept clear नहीं होगा, you will be unable to use the A and N in some effective way. मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने consonant पढ़ाया था। मैंने कहा consonant are the words. When will you pronounce these words? There must be the obstruction of some sound from your lungs to your mouth. But when you will pronounce vowel, there will be free flow of the sound or air from your lungs to your mouth. और फिर मैंने आपको बताया था कि दुनिया की बहुत सी ज़बानें ऐसी हैं जिनके साउंड सिस्टम सेम है, बोलने में एक जैसी हैं, लिखने में मुख्तलिफ हैं, क्योंकि बेसिकली उनके अल्फाबेट्स जो हैं दे बिलोंग टू द डिफरेंट टाइप्स एज वेल। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने दो बताई थी। एक मैंने बेसिकली हिंदू वर्सेस उर्दू बताया था, और दूसरा मैंने पंजाबी बताया था। हमारे यहाँ जो पंजाबी लिखती हैं उसको अरेबिक रस्म ख़ात में लिखा जाता है, लेकिन जो इंडिया के अंदर पंजाबी लिखी जाती है उसको अपने एक गोरख मुखी स्टाइल है उसमें लिखी जाती है। जैसे इसके बाद मैंने आपको वर्ड्स पढ़ाए थे, और मैंने कहा दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। जब तक आपको वर्ड्स नहीं आएंगे, मेरे ख्याल में उस वक्त तक आप अच्छी राइटिंग कर ही नहीं सकते। और वर्ड्स में हम सिर्फ 5 वर्ड्स पे फोकस करेंगे। हमने कल की क्लास में नाउन भी पढ़ा था, हमने प्रोनाउन भी पढ़ा था। आज की क्लास में हम कल एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, वर्ब पढ़ रहे थे, हमने आधा वर्ब पढ़ा था, बाकी हम वर्ब रहने दिया था। Let me start from here. My dear friend, verb is the word which always indicates some action or some activity. देखो ना, अगर मैं बोलूं आई एम टीचर, यहां पे कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी नहीं है, खाली स्टेटमेंट। देखो जुमले में दो चीजें होती हैं, या तो स्टेटमेंट्स होती हैं, मतलब मैं कहूं आई एम टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, आई हैव 3 बुक्स, इसमें वर्ब है ही नहीं, इसमें कोई एक्टिविटी है ही नहीं, स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन मैक्सिमम सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक्शन का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, यू आर रीडिंग, तो यहां पे कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट, हम वर्ड्स को 3 टाइप्स में वर्ब को डिवाइड करते हैं। सबसे पहली टाइप जो है दैट इज नोन एज एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब वो वर्ब होते हैं, दे आर सपोज्ड टू इंडिकेट सम एक्शन, ये किसी न किसी एक्शन को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब,
we have past form of verb, we have past participle, and we have present participle as well. आइंदा हम इसको पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म नहीं बोलेंगे। इनको बनाने के मेथड्स हैं, जैसे इनको बनाने के 5 पॉपुलर मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि हम ईडी लगाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्ले, प्लेड, प्लेड एंड प्लेइंग। दूसरा मेथड ये है कि जो वर्ब का आखिरी वर्ड होता है, मोस्टली डी होता है, डी को हम टी में कन्वर्ट कर देते हैं। सेंड, सेंट, सेंड और आखिरी सेंडिंग होता है। कभी कभार ये होता है कि पहला और तीसरा एक जैसे होते हैं, दरमियान वाला मुख्तलिफ होता है, लाइक कम, केम, कम। समटाइम ये तीनों के तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग। और कभी कभार ये होता है कि ये तीनों एक जैसे होते हैं, इनकी खाली प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जाम्पल रीड, रेड, रेड एंड रीडिंग। तो ये इसके पॉपुलर मेथड है। इसके बाद दूसरा मैंने आपको कल पढ़ाया था, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बुनियादी तौर पे 3 फंक्शन है। एक तो आपको पता है ये टेंसेस बनाते हैं, दूसरा ये शुरू में आ जाए तो क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अहमियत की चीज जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने ये बताई थी कि इनमें से कुछ मेन वर्ब ऐसे हैं, हेल्पिंग वर्ब सॉरी, वो अक्सर मेन वर्ब के तौर पे भी काम करते हैं। खास तौर पे इसमें जो हैज है, पहली फॉर्म है हैज एंड हैव। हैज एंड हैव दोनों पहली फॉर्म है, क्योंकि सिंगुलर होगा तो हैज होगा, प्लूरल होगा तो हैव होगा। इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म हैड, हैड है। जैसे हैड जब मेन वर्ब के तौर पे जहां काम यूज करता है ना, यूज हैड, सो हैड हैज सो मेनी मीनिंग्स। हम डिक्शनरी देखेंगे ना तो हैड के बहुत से मतलब हैं। हैड टेक के मीनिंग में भी यूज होता है, हैड फिनिश के मीनिंग में भी होता है, हैड एक्सपीरियंस के मीनिंग में भी होता है, हैड एंजॉय के मीनिंग में भी होता है। तो आइंदा इंग्लिश ऐसे में मतलब अगर एक जुमला है कि पाकिस्तान have faced so many issues since its inception, मैंने कहूंगा पाकिस्तान has had, मैं फेस की जगह हैड लिख सकता हूं। ये मैंने बहुत से जुमले कल आपको लिखाए थे, लेकिन मैंने पहला जुमला लिखाया था, अवैस has had a wonderful experience in banking sector। ये पहला हैज जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया है, और ये हैड जो है ना, ये मेन वर्ब के तौर पे यूज किया गया है। और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब ये दो हैड इकट्ठे आ गए हैं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और याद होगा मैंने आपको कहा था पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं आता। पास्ट परफेक्ट टेंस हम उस वक्त यूज होते हैं जब एक लॉन्ग सेंटेंस होगा, सेंटेंस में 2 क्लॉजेज होंगे, पहला क्लॉज पास्ट परफेक्ट होगा और दूसरा क्लॉज सिंपल पास्ट होगा। ये देखें ना, इसका दूसरा क्लॉज भी आया हुआ है। ये पहला वर्ब जो है ना, हैज, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये दूसरा जो है ना, ये डिसेंट देखने के यूज में यूज किया गया है, ख्वाब के देखने में। आप ऐसा भी लिख सकते थे कि अवैस हैड सीन अ वंडरफुल ड्रीम। लेकिन ख्वाब जो होता है ना, उसको देखना नहीं कहते, सीन नहीं कहते, उसको एक्चुअली विजुअलाइज कहते हैं। तो आइंदा आपकी राइटिंग के अंदर ये चंद एक जुमले मुझे हैज हैड, हैड हैड, हैव हैड इकट्ठे मिलने चाहिए। अच्छा, तीसरे माय डियर सन जो मेरा वर्ब होता है ना, हम उसे कहते हैं मॉडल वर्ब। खास तौर पे आप जब सॉल्यूशन लिखते हैं ना, वहां पे आपको मॉडल वर्ब की जरूरत आती है। वैसे मैं जब भी देखता हूं स्टूडेंट्स के सॉल्यूशन, तो मुझे एक ही लफ्ज नजर आता है कि गवर्नमेंट शुड डू दिस वन, गवर्नमेंट शुड डू दिस वन, गवर्नमेंट शुड डू दिस वन, गवर्नमेंट। क्या माय डियर सन शुड के अलावा आपके पास कोई लफ्ज नहीं है?
और हर चीज शुड के साथ कन्वे की ही नहीं जा सकती। पहली बात है, मॉडल होते क्या हैं? मॉडल्स एंड मॉडल्स वर्ब आर द वर्ब दैट हैज बीन यूज्ड टू कन्वे सम स्पेशल मीनिंग। ये ऑर्डिनरी मीनिंग नहीं कन्वे करते, ये स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं। अब मैं एक एक इनको पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको सेंटेंस दिखाऊंगा और आपने देखना है कि इनका यूजेज कैसे करना है। अच्छा, वैसे बाय द वे मॉडल मॉडल वर्ब जो होते हैं ना, इनके बहुत से फंक्शन होते हैं। देयर आर सो मेनी फंक्शंस। इनके अगर सिर्फ मैं कैन की बात कर लूं तो कैन परमिशन में भी यूज होता है, कैन प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है, कैन पॉसिबिलिटी में भी यूज होता है। लेकिन मैं इनके आपको सिंपल मेजर यूजेज बताऊंगा। हम फंक्शन जो स्पोकन इंग्लिश में जाते ही नहीं है। पहली चीज है कैन एंड कुड। ये बड़ी सिंपल सी बात है। कैन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और कुड जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। कैन एंड कुड हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी को कन्वे जब किया जाता है तो हम कैन एंड कुड यूज करते हैं। मैं अगर किसी के पेपर में लिख दूं ना, यू कैन पास सीएसएस, इसका और मतलब होता है। अगर यू मे पास सीएसएस लिख दूं, इसका और मतलब है। जब भी किसी काम करने की आपके पास टैलेंट होता है, एबिलिटी होती है, तो फिर हम कैन यूज करते हैं। मतलब मैं लिखूं कि यू कैन राइट विच यू कुड नॉट, मतलब ये है कि अब आप लिख सकते हो जो कि आप नहीं लिख सकते थे। तो जब भी किसी चीज की पॉसिबिलिटी को या पोटेंशियल को, एबिलिटी को कन्वे करना है, अगर प्रेजेंट में है तो कैन है, अगर पास में है तो कुड है। अब इससे भी ज्यादा जो अहमियत की हामिल है ना, वो है शुड। शुड है, शुड हैव है, एंड आउट टू है। माय डियर फ्रेंड, ये तीनों के तीनों जो हैं ये सजेशन या एडवाइस के लिए यूज होते हैं। कभी कभार आप देखा है पास की सजेशन होती है। मतलब मैं आपको कहूं कि पिछले साल आपको पढ़ना चाहिए था, तो मैं शुड तो नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा यू शुड हैव। शुड हैव जो है ये पास के लिए, शुड एंड आउट टू ये दोनों प्रेजेंट के लिए। माय डियर स्टूडेंट, आउट टू उतना ही फॉर्मल है जितना शुड फॉर्मल है। हमें पता नहीं इस आउट टू से थोड़ी सी नफरत सी हो गई है। हम हर सेंटेंस में लिखते हैं गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड, गवर्नमेंट शुड इंप्रूव द लॉ एंड ऑर्डर। और बेटे कभी कभार शुड नहीं, कभी कभार आउट लिखो, आउट टू। तीसरी चीज है मस्ट। ये तीनों का एक ही मतलब है, मस्ट, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू और हैड टू। जैसे ये सारे के सारे ऑब्लिगेशन में यूज होते हैं। किसमें? जब कोई चीज, देखो वो सजेशन थी, अब कोई चीज लाजिम है। मैं आपको कहूं ना आपको पढ़ना है, मैंने ये नहीं कहा कि आपको पढ़ना चाहिए है, मैंने कहा पढ़ना है। या तो आप लिखेंगे, मैं आपको कहूंगा यू मस्ट स्टडी, या मैं कहूंगा यू यू हैव टू स्टडी। उससे पढ़ना है, ही मस्ट स्टडी या ही हैज टू स्टडी। और अगर मैं पास की बात कहूं, मैं कहूंगा आपको पिछले साल सीएसएस का एग्जाम देना था, तो मैं लिखूंगा यू हैड टू अपीयर इन सीएसएस एग्जाम लास्ट ईयर। हैड टू पास्ट है, विल हैव टू फ्यूचर है, और हैज टू, हैव टू, मस्ट जो है ना ये प्रेजेंट है। मैं अक्सर देखता हूं डियर स्टूडेंट, आप ऐसे जुमले लिखते हैं। आप लिखते हैं गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज इन एजुकेशन सेक्टर, government should enhance the budget allocation, government should announce the scholarship in the different discipline to promote the education। ये वैसे टेक्निकली गलत है। ये खास तौर पे जो पहला सेंटेंस है इसमें तो वैसे भी शुड नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एजुकेशन प्रोवाइड करना जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, और जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन होगी उसमें आप मस्ट
तो यार इसको अगर आप ऐसे लिखें ना तो दिस लुक लाइक ज्यादा बेहतर, आपके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हर जगह छूट से अवॉइड करें, इज्तनाब करें। अब मैंने इसको क्या लिखा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 25 का तालीम देना गवर्नमेंट पे फर्ज है। तो मैं इसको लिखूंगा, बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। इन एडिशन गवर्नमेंट शुड एनहेंस, ये गवर्नमेंट की मर्जी है, करें ना तो करें, हम शुड लिखेंगे। और आखिरी देखे ना, हाउ आर मैक्सिमम स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट कैन प्रमोट द एजुकेशन इन द कंट्री एज वेल। देंगे तो लाजम बात प्रमोट होगी। तो आपने अंदर क्या करना है कि डियर स्टूडेंट, आपके ये मॉडल वर्ब्स जो हैं ये आपकी राइटिंग के अंदर नजर आने चाहिए। अब बार बार एक लफ्ज को रिपीट करोगे तो यकीन जाने बेटे आपके नंबर नहीं आएंगे, और उससे पता क्या होगा कि इन्होंने कोई रट्टा लगाया हुआ है। लेकिन जब बार बार आप मॉडल सेंटेंस का यूजेज करेंगे और कभी कभार हैड हैड का इकट्ठा यूजेज करेंगे ना, तो आप समझें आपके नंबर जो है वो अचानक ही ऊपर बढ़ जाने शुरू हो जाएंगे। हम इनको एक्सप्रेशन कहते हैं, हम कहेंगे कि फलां के एक्सप्रेशन बहुत खूबसूरत है। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक अगर किसी का वर्ब के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें, मैं आपको जवाब देता हूं। लेट मी मूव फॉरवर्ड। एक मिनट में क्वेश्चन ले लूं। ये क्वेश्चन जो है, ये फैजान फैजा वालेकुम आप सलाम। क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मॉडल वर्ब्स भी आ गए समझ, ये भी मैं यूज़ कर लेती हूँ सर। कल भी मैंने प्रैक्टिस की थी, ये जो मेन वर्ब है जो यूज़ करना था हेड एड का, इसमें सर बहुत मुश्किल हो रही थी। मतलब कि मैंने कुछ सेंटेंस भी इवन बनाए, तो फिर मतलब कि मुझे बार बार आपके सेंटेंसेस देख के मुझे हो रहा था, पर मुझे मतलब कि समझ नहीं आ रहा था, मतलब बनाने में मुश्किल हो रही मैं थी। बताता हूँ। हाँ बेटे, उसकी रीजन ये है कि कभी आपने ऐसे जुमले लिखे कभी नहीं है, ऐसा ही है, पहले कभी लिखे थे? नहीं सर। तो जब आप पहली दफा कोई काम करते हैं ना तो आपको थोड़ा सा एक तो ऑकवर्ड फील होगा, और दूसरा उसको बनाने में मुश्किल पेश आएगी। आपने ना बनाने और मुझे दिखाने हैं सेंटेंस ये, ठीक है? सर मैंने सिर्फ आप 8 बनाए। आपने आज फिर बैठ के 8 और बनाने हैं, और वो बना के मुझे ईमेल कर देने हैं। ठीक है, मैं उनको फिर यूजेज देख लूंगा कि वो यूजेज सही के। आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, बेसिकली दिस इज द प्रैक्टिस दैट विल मेक यू परफेक्ट। और सर ये सिर्फ 5 जैसे आपने लफ्ज दिए, अंडरगो, फेस, इनके हिसाब में मतलब कि यूज होंगे, सिर्फ इनकी जी ये मीनिंग होगी। जी, इसके और भी मीनिंग होते हैं लेकिन उनको छोड़ दें, आप समझें इसके सिर्फ यही मीनिंग है। थैंक यू, थैंक यू। जी, हीरा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हीरो। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हम हैड को एज अ मेन वर्ब यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यूज़ कर सकते हैं? तो वहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे? हम उसमें यूज करेंगे, पहली बात है बड़ा रेयर होता है, अगर उसमें यूज करेंगे तो वो लिखेंगे ही हैज हैविंग, ही हैज हैविंग लंच नाउ। जी सर। इसका मतलब पता और क्या है कि ही हैज टेकिंग लंच नाउ। जी सर। और सर पास्ट परफेक्ट, सर पास्ट परफेक्ट में कैसे यूज़ करेंगे?
सॉरी डियर स्टूडेंट, अब हम फ्रेज पे बात करेंगे। फैजा, आपको आंसर मिल गया था उसका? अलवन मैं उस वक्त अनम्यूट तो नहीं था नहीं सर, आप सब आपको? सॉरी हेरा, आपको भी आंसर मिल गया था? नहीं सर, सर पास्ट परफेक्ट का बता दें अच्छा, हेड एक कैसे। मिनट मैं बता देता हूँ। आप पास्ट परफेक्ट में जब यूज करेंगे ना, तो आप दो हेड इकट्ठे लिखेंगे। आप लिखेंगे आई हैड हैड अ वंडरफुल ड्रीम व्हेन माय फ्रेंड रीच्ड इन माय रूम। जी सर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो फिर आईएनजी फॉर्म यूज होगी ना। आप लिखेंगे कि ही हैज बीन हैविंग अ वंडरफुल लंच यस्टरडे। जी सर। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमने पढ़ा हैड को हम कभी अकेला नहीं यूज कर सकते। तो सर मैंने आज एक सेंटेंस देखा था, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। तो सर इसमें ये हैड हम अकेला कैसे यूज करेंगे? नहीं आ सकता बेटे, ये किसी उर्दू की किताब से आपने पढ़ा होगा। सर गूगल से मैंने सर्च किया था। ठीक है, इसके साथ बेटे एक और पास का टेंस होना जरूरी है। जी सर। ठीक है, ये अकेला नहीं आ सकता, कभी आ ही नहीं सकता अकेला। जी सर ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, जैसे लेट मी मूव टू द फ्रेज। फ्रेज क्या होते हैं? यहां पे एक चीज नोट कर लें, योर आउटलाइन इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस। आप अपनी आउटलाइन में कभी भी ना तो सिंगल वर्ड्स लिख सकते हैं, ना आप कंप्लीट सेंटेंसेस लिख सकते हैं। आउटलाइन मस्ट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस। आपकी आउटलाइन को हर वक्त आपको आउटलाइन को फ्रेज की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आउटलाइन में अगर कोई सिंगल वर्ड्स लिखता है तो वो भी गलत है, अगर आउटलाइन के अंदर कोई कंप्लीट सेंटेंसेस लिखता है तो वो भी गलत है। मैं क्या डिफाइन करूंगा फ्रेज को? मैं कहूंगा कि डियर सन, दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब सिंपल सा ये है कि मोर देन वन वर्ड, बट दिस डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एज वेल एज वर्ब। होगा एक से ज्यादा अल्फाज, लेकिन रूल ये है कि उसमें ना ही सब्जेक्ट होगा ना ही वर्ब होगा। वो 2 अल्फाज भी हो सकते हैं, वो 5 अल्फाज भी हो सकते हैं, वो 20 अल्फाज भी हो सकते हैं। ठीक हो गया? मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे मैंने एक लफ्ज लिखा है कि दे आर प्लेइंग ऑन द रोड। मैं इसको एनालिसिस करूं तो प्लेइंग तो कभी भी फ्रेज नहीं, दे कभी भी फ्रेज नहीं हो सकता क्योंकि दे सब्जेक्ट है। लेकिन यहां पे याद रखें, आपने सब्जेक्ट और नाउन को नहीं कंफ्यूज करना। हर नाउन सब्जेक्ट नहीं होता। आर भी फ्रेज नहीं हो सकता, प्लेइंग भी फ्रेज नहीं हो सकता। क्यों नहीं ये तमाम के तमाम फ्रेज हो सकते? क्योंकि ऊपर मैंने मना किया है कि फ्रेज जो होगा उसके अंदर ना ही सब्जेक्ट आएगा, ना ही फ्रेज के अंदर वर्ब आएगा, और ना ही ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस जुमले में अगर कोई फ्रेज बनता है तो हमारा ऑन द रोड जो है ये फ्रेज है। नीचे मैंने लिखा है मास पॉवर्टी। ये फ्रेज है क्योंकि ये सिंगल आया ना, एक से दो अल्फाज है, ना इसमें सब्जेक्ट है ना वर्ब है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये भी एक फ्रेज है। फ्रेज अकेला भी आ सकता है, फ्रेज सेंटेंस में भी आ सकता है। एक सेंटेंस में एक फ्रेज भी हो सकता है, एक सेंटेंस में 2 फ्रेज भी हो सकते हैं, और एक फ्रेज जो है उसमें 5 फ्रेज भी हो सकते हैं। तो मैंने सिंपल आपको बताया कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें ना सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा,
ना सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा, दो से ज्यादा अल्फाज होंगे। आगे फ्रेज की बहुत सी किस्में हैं, नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, हमें उन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम आगे की तरफ मूव करते हैं। माय डियर सन, दिस इज नोन एज अ क्लास। क्लास क्या होता है, हम इसको डिफाइन करेंगे। माय डियर सन, बेसिक जो चीज है ना, अगर किसी ने अंग्रेजी सीखनी है ना, उसको क्लास की जरूरत है। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं ना, तो आप समझें आपको क्लास को इंप्रूव करना होगा। अगर क्लास बेहतर नहीं होगा, अंग्रेजी कभी भी आपकी बेहतर नहीं हो सकती। इसको क्या मैंने डिफाइन किया, मैंने कहा डियर स्टूडेंट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये ऐसा ही है कि इसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद होगा, इसके अंदर वर्ब भी मौजूद होगा, बट माय डियर सन, दिस कैन नेवर कन्वे द कंप्लीट मीनिंग। ये कभी भी कंप्लीट मीनिंग्स जो हैं वो कन्वे कर ही नहीं सकता। एवरी क्लास, अच्छा एक सेंटेंस में याद रखें बेटे, एक क्लास भी हो सकता है, दो क्लास भी हो सकते हैं, पांच क्लास भी हो सकते हैं, लेकिन रूल ये है कि आपके जितने क्लासेस होंगे आपके उतने ही वर्ब होंगे, उतने ही सब्जेक्ट होंगे। ये नोट करने वाली बात है कि माय डियर स्टूडेंट, एवरी क्लास हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड एवरी क्लास हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट एज वेल। हर क्लास का अपना सब्जेक्ट भी होगा, हर क्लास का अपना ऑब्जेक्ट भी होगा। माय डियर स्टूडेंट, वी हैव डिवाइडेड आवर क्लासेस इनटू टू सब टाइप्स। एक को हमने डिपेंडेंट का नाम दिया और दूसरे को हमने इंडिपेंडेंट का नाम दिया। मैं लेट मी स्टार्ट फ्रॉम डिपेंडेंट क्लास। माय डियर सन, ये पहला क्लास देखे ना, ये देखो इसके अंदर तमाम के तमाम सब्जेक्ट की इंग्रेडिएंट पाई जाती हैं। कैसे? इसमें हु सब्जेक्ट हैज अचीव्ड वर्ब है, फर्स्ट पोजीशन इन सीएसएस ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट तो तमाम के तमाम पाई जाती हैं सेंटेंस की, लेकिन ये फुल मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा। अगर ये स्टूडेंट, अगर कोई चीज फुल मीनिंग नहीं कन्वे करेगी तो फिर सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो क्लास कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, ये कौन सा क्लास है? ये डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास को कन्वे करने के लिए मीनिंग वी नीड एन इंडिपेंडेंट क्लास एज वेल। इसके साथ हम एक और क्लास ऐड करेंगे जो इसको हेल्प आउट करेगा, और जब वो इसको हेल्प आउट करेगा तो ये फुल मीनिंग कन्वे करेगा। क्लियर हो गए? अच्छा, अब इनको कंबाइन कैसे किया जाता है? 90% कैंडिडेट वो होते हैं देसन जिन्हें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस को उनकी ख्वाहिशात होती हैं, उनके ड्रीम्स होते हैं कि वो लंबे सेंटेंसेस लिखें, लेकिन डियर उन्हें क्लासेस को कंबाइन करना नहीं आता, और जब भी उन्हें कंबाइन करना नहीं आता तो वो गलतियां करते हैं। रूल एक सिंपल सा देख लें कि डियर अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास पहले आया है, डिपेंडेंट क्लास बाद में आया है, तो उसको कंबाइन करने के लिए हम एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन की कल की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन दो फंक्शन क्रिएट करेगा। पहला इसका काम होगा कि ये सेकंड पार्ट के एज ए सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा, और दूसरा इसका फंक्शन ये होगा कि ये दोनों को आपस में लिंक करेगा। तो हम लिखा ही और शी इज माई स्टूडेंट हु हैज अचीव्ड फर्स्ट पोजीशन इन सीएसएस। अब दूसरा जुमला पढ़े ना आप, इस जुमले को अब देखें ना, हमारा जुमला ही और शी इज माई स्टूडेंट।
अचीव्ड, वर्ब तो आ गया है, इसके अंदर इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला पोर्शन जो जिसको अपने रिलेटिव प्रोनाउन कल की क्लास में पढ़ा था वो मिसिंग है। अब इधर देखा ना, ये एक और सेंटेंस है, यहां वर्ब तो मौजूद है फेसिंग। देखो ना, पाकिस्तान इज माई कंट्री, ये तो पहला क्लास है। दूसरे क्लास का ना ही सब्जेक्ट है ना ही इनका कनेक्टर है, तो इसको भी आप लिखेंगे कि पाकिस्तान इज माई कंट्री, दैट या विच इज। हु नहीं आएगा। आप में से बहुत से लोगों ने कल भी पेपर जो मैंने लिया है उसमें हु लिखा हुआ है, डेसेंट हु कभी भी नहीं आएगा। हु आता है लिविंग वन के लिए, और अगर कोई चीज नॉन लिविंग है तो डेसेंट या तो आपको विच यूज करना पड़ेगा या आपको दैट का लफ्ज यूज करना पड़ेगा। और एक और रूल भी है डेसेंट, आप दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को भी कंबाइन कर सकते हो। और यहां पे एक और चीज याद रखें, डेसेंट इंडिपेंडेंट क्लास अकेला भी आता है। जब इंडिपेंडेंट क्लास अकेला आता है तो फिर वो क्लास नहीं कहलाता, वो फिर सेंटेंस कहलाता है। इंडिपेंडेंट क्लास जो है, माय डियर स्टूडेंट, इट मे अपीयर अलोन एज वेल। इंडिपेंडेंट क्लास अकेला भी आता है, और डियर स्टूडेंट अगर इंडिपेंडेंट क्लास अकेला आएगा तो वो फिर क्लास नहीं कहलाएगा, दिस वुड बी नोन एज अ सेंटेंस। फिर हम उसे सेंटेंस बोलेंगे, वो क्लास नहीं कहलाएगा। देखो ना, हमने कहा आमिर इज सैड, फरहान इज हैप्पी, ये दो अलग अलग हैं। अगर इनको मैं क्लब करूंगा तो इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे। इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उनको सेमीकोलन से कंबाइन करें या आप उसे कंजंक्शन से कंबाइन करें। हमने क्या लिखा, हमने कहा आमिर इज सैड सेमीकोलन, या बिकॉज फरहान इज हैप्पी। तो हमने रोल क्या पढ़ा, ये देखे ना बेटे, ये क्लासेस जो है ना, ये पहला, ये इनको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ये छठी सातवीं क्लास में लिखे जाते हैं। हम क्या लिखते हैं, छोटे छोटे जो लिखते हैं, हम लिखते हैं पाकिस्तान इज माई कंट्री, इट इज रिच इन रिसोर्सेज, इट इज लोकेटेड इन साउथ एशिया, इट हैज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। रूल ये है अंग्रेजी, अच्छी अंग्रेजी के, कि जब दो चीजें को रिलेटेड हों, जब दो चीजें को रिलेटेड हों तो को रिलेटेड के लिए अलग अलग सेंटेंस नहीं लिखे जाते। उसके लिए बहुत बेहतर है कि उनको कंबाइन करें। ये देखो ना, अब इसी सेंटेंस को मैंने कंबाइन किया है तो गालबन ये सेंटेंस बेहतर हो गया है। इन दोनों बातों को एक ही सेंटेंस में ले आया हूं। मैंने कहा पाकिस्तान इज माई कंट्री दैट इज रिच इन रिसोर्सेज, तो जुमला खूबसूरत हो गया है। और ये देखे ना, इनको भी मैंने कंबाइन किया है। मैंने कहा पाकिस्तान इज लोकेटेड एट वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बिकॉज इट इज सिचुएटेड नियर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब तक इनको कंबाइन करने के आपको फार्मूले नहीं आएंगे उस वक्त तक आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक ही नहीं हो सकती। और ये डियर स्टूडेंट मेरा फेथ है, दिस इज माय फेथ, कि अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन पे काम कर लें तो फिर बेटे 40 नहीं आपके 60 नंबर आएंगे। आज एक दफा फिर मैं कोशिश करता हूं कि आपको सेंटेंसेस पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अब जरा गौर से आपने आज चीजें पढ़नी, और आज मैं जी सिद्रा बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सिद्रा। सर आपने कल कहा था कि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये डिपेंडेंट क्लास का सब्जेक्ट होता है, और आज आपने बताया कि जो सेकंड पार्ट होगा उसका होगा। तो सर अब हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि डिपेंडेंट को अगर पहले लिखते हैं बाद में लिखते हैं तो सर इससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, ये आज मैं अभी बताता हूं बेटे। चाहे पहले आएगा डिपेंडेंट क्लास या डिपेंडेंट क्लास बाद में आएगा, दोनों सूरतों में रिलेटिव प्रोनाउन इसका सब्जेक्ट ही रहेगा। ठीक है सर, वो क्लास डिपेंडेंट होगी ना जिसके ऊपर? क्लास डिपेंडेंट होगी, ये कोई रूल नहीं है कि वो हमेशा बाद में आएगी, वो पहले भी आ सकते हैं, वो अभी मैं बताता हूं आपको। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डियर स्टूडेंट, सेंटेंसेस हैं क्या। जरा ये चीज आज बहुत गौर से आपने पढ़नी है,
और आइंदा मैं देखूं कि आप कभी सिंपल सेंटेंस लिखते हैं और कभी आप लॉन्ग सेंटेंस। आपकी राइटिंग में मुझे लॉन्ग सेंटेंसेस नजर आने चाहिए। फिर माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश एसे में 40 नंबर नहीं आएंगे, फिर 60 नंबर आएंगे। और सिर्फ इंग्लिश में नहीं, आपके बाकी सारे पेपर में भी आप समझें 10 to 15 नंबर बढ़ जाएंगे। बेटे जो टीचर होता है ना सीएसएस में, चाहे पाकिस्तान अफेयर भी पढ़ रहा है, चेक कर रहा है, वो भी लैंग्वेज से इंप्रेस होता है, बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है वो लैंग्वेज से। अच्छा, मैं सबसे पहले आज आपको सेंटेंस पढ़ाता हूं कि सेंटेंस होता क्या है। माय डियर स्टूडेंट, सेंटेंस इज द सेट ऑफ फ्यू वर्ड्स। नोटबुक आप ले लें, चीजें लिखनी है। माय डियर स्टूडेंट, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स that is typically containing subject as well as verb। कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का होना भी जरूरी है और सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अकेला वर्ब आएगा तो वो भी प्रेडिकेट कहलाएगा। मैं कहूं आई रीड्स, तो यहां रीड्स जो ये प्रेडिकेट है। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट होगा तो तब भी प्रेडिकेट होगा। मैं कहूं आई रीड्स बुक, तब भी प्रेडिकेट है। दोनों सूत्रों में प्रेडिकेट है। अकेला वर्ब आएगा तो तब भी प्रेडिकेट है, वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो तब भी प्रेडिकेट है। लेकिन जो रियल रूल है वो ये है कि इन वन सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट यू आर सपोज्ड टू कन्वे द सिंगल आइडिया। आप दो इररेलेवेंट बातें एक सेंटेंस में नहीं लिख सकते। दो बातें लिख सकते हैं जब वो एक दूसरे के साथ को रिलेटेड हो। अगर डियर स्टूडेंट दो बातें एक दूसरे के साथ को रिलेटेड नहीं है, अगर सेंटेंस में दो बातें आपस में को रिलेटेड नहीं है तो कभी भी आप उनको एक सेंटेंस में मर्ज नहीं कर सकते। बस अगर मैं लिखूं पाकिस्तान इज माय कंट्री एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सीएसएस, तो नहीं बनती इन दो बातों को इकट्ठा लिखने की। ये जरूर लिख सकते हैं कि पाकिस्तान इज माय कंट्री एंड इट इज लोकेटेड इन साउथ एशिया, क्योंकि ये दोनों को रिलेटेड बातें हैं। सेंटेंस को दो बुनियादों पे हम दो किस्म की डिवीजन है सेंटेंसेस की। एक डिवीजन जो है वो फंक्शन की बुनियाद पे है। On the basis of the function, my dear son, we have divided sentence into two types। किसकी बुनियाद पे? फंक्शन की बुनियाद पे। हर सेंटेंस के एक मुख्तलिफ मीन के सेंटेंस का पहला फंक्शन होता है क्वेश्चन आस्क करना, सेंटेंस का दूसरा फंक्शन होता है कोई कमांड कन्वे करना, तीसरा फंक्शन होता है सेंटेंस का कोई सडन फीलिंग कन्वे करना, और कभी कभार होता है किसी एक्शन या स्टेटमेंट को कन्वे करना। हम ये दोनों पढ़ेंगे। लेकिन जो सेंटेंस का मेन डिवीजन है कि वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे है कि जी एक क्लास होगा, दो क्लास होंगे, तीन क्लास होंगे या पांच क्लास होंगे। और यकीन जाने हम यही गलतियां करती हैं। मैं सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊंगा। ये देखो, ये 2 दिन का काम है टोटल। बेटे ये काम कर लोगे ना जो अभी मैं लेक्चर दे रहा हूं ना, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह पीएमएस फेल होगा ना सीएसएस फेल होगा, दुनिया का कोई भी एग्जाम आपका फेल नहीं होगा। देखो बेटे ऐसे है जो ऐसे इटसेल्फ इज नथिंग, ऐसे तो कोई चीज ही नहीं है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 150 to 200 सेंटेंसेस। जब 200 सेंटेंसेस को आप कंबाइन करते हैं तो वो ऐसे बन जाता है। मैं क्या लिखूंगा इसको?
My dear son, sentences is further divided into 4 subtypes. एक होता है सिंपल सेंटेंस, मैं आगे बताता जाऊंगा। ये सिंपल जो है ना, ये 10 क्लास से लेके ना सेकेंड ईयर तक आप सिंपल लिख सकते हैं, इसके बाद ये एक्सेप्टेबल नहीं होते। ये दोनों जो है ना कॉम्प्लेक्स, ये सीएसएस के लिए ये रिक्वायर्ड है, ये नहीं रिक्वायर्ड है, ये वो शेक्सपियर टाइप के लोग लिखते हैं इनको। ये भी होंगे सीएसएस में, बेटे सीएसएस में आप समझें 80% आपके सिंपल सेंटेंसेस होंगे और 20% आपके सेंटेंस जो होंगे वो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है। मैंने 3 आपको राइटिंग दिखाता हूं, मेरे 3 स्टूडेंट से मैंने किसी कुछ साल एक पहले लिखवाया था। एक मैंने उन्हें उर्दू में बताया था, मैंने कहा यार इसकी अंग्रेजी बना के दो मुझे, फिर मैं उनके नंबर बताता हूं कितने कितने नंबर आए। पहला ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ें। पहला पैराग्राफ मैं रीड आउट कर लेता हूं। I love to live in the city. I have an apartment in the city. I have a wonderful view of the entire city. I can see the Golden Bridge. I can see many cargo ships pass under the bridge every day. I like the restaurant in Clifton. I can find a wonderful food from every country there, but I do not like the traffic in the city. अब इसको आगे मैंने क्या लिखा, इसको हमने कहा, मैंने नाम दिया ऑर्डिनरी। मैं नंबर भी बताता हूं फिर। हमने कहा आई लव लिविंग इन द सिटी। आई हैव अ वंडरफुल व्यू ऑफ द एंटायर सिटी फ्रॉम मेनी अपार्टमेंट विंडो। In addition, I can see the Golden Bridge under which many cargo ships pass each day. I also like the Clifton because I find it wonderful food from just about every country. However, I do not like the traffic in the city. और डियर स्टूडेंट, अगर कोई एक्सपर्ट होगा ना लैंग्वेज का, वो ऐसे लिखेगा। जरा पढ़ना इसको। My love for urban life has landed me in an apartment to have a full amazing city view from its window. Not only I see cargo ship creeping under the Golden Gate Bridge, but also watch the Clifton from my balcony, where multinational cuisine demonstrate their deliciousness despite the traffic conjunctions I hate the most. My dear friend, इन ये कैंडिडेट जो थे ना, he got the 9th position in CSS। केपीके को इन्होंने टॉप किया था। साहबजादा यूसुफ है इसकी, उसकी राइटिंग है ये। और इंग्लिश एसे में माय डियर फ्रेंड ही हैज स्कोर्ड 67 मार्क्स। और पहली अटेम्प्ट में इनके इंग्लिश ऐसे फेल हुआ था, ये भी बता दूं। माय डियर फ्रेंड, इनके 45 मार्क्स हैं दूसरे के, और पहला जो है, हालांकि उसने ग्रामेटिकली एक भी गलती नहीं की है, ही हैज स्कोर्ड 35 मार्क्स इन इंग्लिश ऐसे। पहले का क्या मसला है, बार बार लफ्जों को रिपीट किया जा रहा है। ये ऐसा ही लग रहा है कि सेकंड ईयर का कोई स्टूडेंट है, और ये एवोल्यूशन है। ये नहीं आता बेटे कोई सीख के आता है, ये एवोल्यूशन है। मुझे बताएं, आप में से कोई ऐसा है कि आपने पहले दिन ही ड्राइविंग स्टार्ट की और 190 पे गाड़ी चला ली हो? नहीं होगा आप में से कोई भी। ऐसा ऐसा ये स्किल डेवलप होती है, ये स्किल है, ये एवोल्यूशन है। इसके 2 मेथड हैं, अच्छी रीडिंग, अच्छी राइटिंग। बेटे आप महीना अच्छी रीडिंग, अच्छी राइटिंग करें तो आप इससे भी बेहतर लिख सकते हैं। इससे एक और भी बेहतर स्टाइल है, वो भी चले मैं आपको दिखाता हूं। आपको शायद उसकी समझ तो नहीं लगेगी, लेकिन वो आप और मेरे लिए नहीं है, वो शेक्सपियर टाइप के जो लोग होते हैं वो लिखते हैं। इनके दिस इज नॉट, ये नहीं है कि यही बेहतर स्टाइल है, इससे बेहतर भी स्टाइल होते हैं, लेकिन वो शायद हमारे और आपके लेवल का नहीं है। शायद मैं भी उसको लिखने नहीं लिख सकूंगा।
अब जरा इसको रीड आउट करें, कोई समझ आ रही है? तो कोई तो ऐसे भी बंदे हैं जो ऐसे भी लिखते हैं। ये भी एक स्टूडेंट है, वो ऐसे लिखता था, शायद मैं भी ऐसे ना लिख सकूं। पढ़ें जरा इसको। लैंग्वेज बाकी वही है, इसका और उसका इतना फर्क नहीं है। ये एकेडमिक और प्रोफेशनल का इतना फर्क नहीं है, सिर्फ वोकैबुलरी का फर्क है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप प्रोफेशनल राइटिंग करें, और दिस इज जस्ट द मैटर ऑफ फ्यू डेज। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस आनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद सिंपल। और आज ये चीजें आपने सीख के जानी है, कल आपकी नजर आनी चाहिए ये मुझे चीजें। बेशक गलत लिखें, लेकिन कोशिश करें। सिंपल सेंटेंस से शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, सिंपल सेंटेंस is always consisted on one independent class. ये एक ही डिपेंडेंट क्लास पे होगा। This is always consisted on one independent class. कोई सेकंड क्लास नहीं होगा। हालांकि कोरिलेटेड बातें भी होंगी तो उनको बजाय एक जुमले के दो में लिखेगा, क्योंकि एक्सपर्टीज नहीं होती। लिखा है कि अली इज अ स्टूडेंट, ही इज माय फ्रेंड एज वेल, ही इज आल्सो वाइस स्टूडेंट। छोटे छोटे जुमले। अब मैं चाहता हूं आप 80% तो यही लिखेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ जुमले आप कंपाउंड लिखें, 10% आपके जो। और दूसरी बात है, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ आर्गुमेंट्स ऐसी होती हैं जिन्हें सिंपल सेंटेंस में कन्वे ही नहीं किया जा सकता। कंप्लेक्स सेंटेंस है ये। मैं इसको डिफाइन पहले करता हूं कि माय डियर फ्रेंड, कंप्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस that is always consisted on one independent class and one or more than dependent class। के एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लास होंगे। This must be consisted on one independent class and there must be the one or more than one dependent class। अब इश्यू हमें आता है कि इनको क्लब कैसे करना है। ये देखें, अच्छा ना, डिपेंडेंट क्लास की दो निशानियां होती हैं। या तो वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन से नहीं शुरू होगा तो वो कंजंक्शन से स्टार्ट होगा। ये देखें, एक मिनट, ये जुमला पढ़ते हैं हम लिखा ऑल द अवैस हैज मास्टर डिग्री। हालांकि सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, लेकिन मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा। हालांकि ऑल तो मैं खत्म कर दूं तो फिर ठीक हो जाएगा। हु हैज पास, तो इन दोनों को क्लियर करने के लिए, इनके मीनिंग को कन्वे करने के लिए आई नीड समथिंग। दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। वो कहता है कि जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कंबाइन करेंगे तो पहली बात यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर दो। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है? हु रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हेन, वेयर, दैट। कहता है अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लिखना चाहते तो इनके दरमियान में कंजंक्शन दे दो। कौन सी कंजंक्शन? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शन की दो किस्में, एक होती है सब ऑर्डिनेट, ये ट्रिलियन में इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और दूसरी है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग सिर्फ 7 कंजंक्शन है। अब सिद्रा ने मुझसे पूछा था, सिद्रा आपकी मर्जी है कि आप रिलेटिव प्रोनाउन ऐड करो, आपकी मर्जी है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करो। अब सिद्रा ने एक और बड़ा अच्छा मुझसे क्वेश्चन पूछा था। अब ये देखे ना, ये जुमले, फॉर एग्जांपल मैं इस जुमले के देख लूं कि अली इज माय फ्रेंड, एंड नहीं आ सकता क्योंकि एंड जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लेकिन पाकिस्तान इज माय कंट्री रिच, यहां पे बीच में ना तो कंजंक्शन है और ना ही रिलेटिव प्रोनाउन है। अब सिद्रा, इनको कंबाइन करने के 3 मेथड्स हैं, जरा अब गौर करना है तमाम बच्चों ने।
बेटे पहला इसका तरीका ये है, फर्स्ट, कि डिपेंडेंट क्लास पहले ऐड कर दो, फिर कामा लाजिम आएगा, फिर इंडिपेंडेंट क्लास आ जाएगा। हमने क्या लिखा? हमने लिखा व्हेन वी रीच्ड, डिपेंडेंट क्लास है, फिर कामा ऐड करेंगे, और फिर कामा ऐड करने के बाद हम, कामा लाजिम आएगा, कामा ऐड करेंगे, और जैसे कामा ऐड करने के बाद फिर डिपेंडेंट क्लास ऐड करेंगे, इंडिपेंडेंट। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज कैसे कर सकते हो? कि इंडिपेंडेंट को पहले ले आओ। मैंने यही किया, इंडिपेंडेंट को पहले ले आया हूं। मैं लिखा है द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस, पहले आ गया ना। मैं ये भी कर सकता हूं, उसको पहले ले आऊं। एक मिनट, मुझे एक मिनट दे दे। अच्छा, पहला रूल मैंने बताया कि डिपेंडेंट पहले आएगा, डिपेंडेंट पहले आएगा तो फिर इनके दरमियान में काम आएगा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डिपेंडेंट को पहले ले आऊं, डिपेंडेंट पहले आएगा तो फिर इस मैन से, ये हम गलती करते हैं, फिर इस मैन से पहले कामा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अब दोबारा देखें, यहां पे अगेन मैं डिपेंडेंट को पहले ले आया हूं, और आपकी बात डिपेंडेंट जो है वो कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। मैंने कहा आल दो अवैस एज मास्टर डिग्री, फिर काम आएगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, डिपेंडेंट को पहले ले आऊं, मैं अवैस वर्क्स एज अ स्टोर कीपर, आल दो ही एस, तो फिर इस आल दो से पहले काम आएगा। तो दोनों रूल हैं, पहले डिपेंडेंट भी आ सकता है, इंडिपेंडेंट, लेकिन थोड़ी सी पंक्चुएशन फिर चेंज करनी पड़ती है। और एक तीसरा रूल भी है, और तीसरा रूल क्या है, और ये सबसे ज्यादा खूबसूरत रूल है, आप एक दफा भी ऐसा में लिख लेंगे तो यू विल मेक योर टीचर मोर हैप्पी। वो क्या है कि आधा इंडिपेंडेंट एक साइड पे आएगा, आधा इंडिपेंडेंट साइड एक साइड पे आएगा, उनके दरमियान में डिपेंडेंट क्लास आ जाएगा। हम लिखा वैस कामा हु हैज पास सीएसएस कामा इज माय स्टूडेंट। आधा इंडिपेंडेंट उधर लिखा, आधा इंडिपेंडेंट उधर लिखा, उनके दरमियान में डिपेंडेंट क्लास लिख दिया। ये ज्यादा खूबसूरत है। तो ये तीनों स्टाइल हैं, लेकिन पंक्चुएशन चेंज करनी पड़ती है तीनों में। सिंपल सा रूल है बेटे, डिपेंडेंट पहले आएगा तो कामा इनके दरमियान में आएगा, इंडिपेंडेंट पहले आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा, डिपेंडेंट दरमियान में आएगा तो उधर भी काम आएगा, उधर भी काम आएगा। अब हम आगे मूव करते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जरा इसको एक दफा रीड आउट करें, गौर से इसको रीड आउट करें। इन सारी एक एक टर्मिनोलॉजी को पढ़ें, क्या लिखा हुआ है।
कंपाउंड सेंटेंस की होती है। जैसे कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जब भी हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब भी हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करते हैं, देखो क्यों करते हैं। कभी कभार ना दो सेंटेंसेस हैं, आप एक जुमला लिखें, आप लिखें अवैस इज हैप्पी फुल स्टॉप, अकबर इज सैड। आप दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, इन दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों का आपस में रिलेशन ही नहीं है। लेकिन अगर इनमें कंबाइन करूंगा ना, कंपाउंड सेंटेंस लिखूंगा, तो ये दोनों एक दूसरे के मीनिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे। मैं अगर लिखूं अवैस इज हैप्पी बिकॉज अकबर इज सैड, तो मीनिंग चेंज नहीं हो गए, अब उसकी सैडनेस का उसकी हैप्पीनेस से लिंकेज हो गया है। तो डियर कभी कभार हमें लॉन्ग सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभार दो सेंटेंसेस होते हैं जिनका काज एंड इंपैक्ट का आपस में रिलेशन होता है। So a compound sentence is composed of at least two independent clauses, minimum दो होंगे। It does not require a dependent clause, इसमें dependent clause होगा ही नहीं। इन दोनों क्लासेस को कंबाइन करने के तीन पॉपुलर मेथड है। वी हैव थ्री मेथड्स। पहली बात यह है कि हम इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंबाइन करें। My dear friend, we have only 7 conjunction coordinating. हम ना इसको अब्रिविएशन में कहते हैं फैन वॉइस, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यस, येट, सदीक, एंड सो। और याद करें यहां पे ये ग्रामेटिकली हम गलती करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंबाइन करेंगे ना, तो उनके दरमियान में कामा का आना बहुत जरूरी है। कि वेन एवर यू राइट द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कामा का आना जरूरी है। मैं आपको मिसाल देता हूं, ये देखिए मैंने लिखा है, मैंने ही कुड नॉट अटेंड द लेक्चर सो ही डिसाइडेड। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सो से पहले अगर आप कामा नहीं लिखेंगे तो आपको जुमला गलत हो जाएगा। द पेन इज वेरी ब्यूटीफुल बट, इस बट से पहले आप कामा नहीं लिखेंगे तो आपको जुमला गलत होगा। अवैस इज हैप्पी कामा एंड अकबर इज सैड, उस एंड से पहले भी अकबर एंड से पहले भी कामा का आना लाजिम है। हर एंड से पहले नहीं आता, उस एंड से आना पहले लाजिम है। मैं और वजाहत करता हूं। जैसे इसका दूसरा तरीका यह है कि आप इनको सेमीकोलन से कंबाइन कर लें। आपको पता है सेमीकोलन हर कंजंक्शन को रिप्लेस करती है। सेमीकोलन बिकॉज को भी रिप्लेस करती है, एंड को भी रिप्लेस करती है। दिस इज वेरी गुड टेक्निक इन प्रेसी राइटिंग। ये प्रेसी राइटिंग के अंदर एक बेहतरीन टेक्निक है, क्योंकि प्रेसी में बिकॉज लिखेंगे तो वो तो काउंट होगा, लेकिन सेमीकोलन लिखेंगे तो वो काउंट नहीं होगा। और तीसरा, जैसे इनके दरमियान में आप ट्रांजिशनल वर्ड्स ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें? जैसे इनके दरमियान में आप ट्रांजिशनल वर्ड ऐड कर दें। ये ट्रांजिशन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल बिकॉज है, फर्दरमोर है, हाउ ओवर है, आल्दो है। ये तमाम के तमाम तीन मेथड हैं इनको कंबाइन करने के लिए। मैं यहां पे एक जुमला लिखता हूं। मैंने कहा अली इज अ स्टूडेंट, हाउएवर ही इज लाइक्ड बाय हिज टीचर। ये हाउएवर जो है ये कंजंक्शन है। मैं हाउएवर ना लिखूं, ये एंड भी लिख सकता हूं। यहां पे देखिए मैंने कहा अवैस इज हैप्पी एंड अकबर इज सैड। इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से कंबाइन किया और एंड से पहले मैंने कामा लगाया। एंड से पहले कामा इस सूरत में आएगा, हर वक्त नहीं आएगा।
देखो मैं बड़ा आसान रूल आपके लिए कर देता हूं। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ना, ये नोट करें आप। इनके 3 मेजर फंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 3 मेजर फंक्शंस हैं। इनका सबसे पहला फंक्शन ये है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 2 लफ्जों को कंबाइन करती है। मैं कहूं अकबर एंड अली, जैसे जब ये 2 लफ्जों को कंबाइन करेगी तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कामा नहीं आएगा, एंड से पहले कामा नहीं आएगा। अब इसका दूसरा फंक्शन है कि ये 2 फ्रेजेस को कंबाइन करती है। मैं लिखूं पुअर लॉ एंड ऑर्डर एंड मिनिमम इकोनॉमिक ग्रोथ, यहां पे भी नहीं आएगा, एंड से पहले कामा। इसका तीसरा काम है कि इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन करती है। हाँ डियर सर, जब ये इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन करेगी तो तब इससे पहले कामा का आना जरूर है। दूसरा जुमला पढ़ें। अवैस इज हैप्पी बिकॉज अकबर इज सैड। ये बिकॉज जो है ये डिस्कोर्स मार्कर है, हम इन्हें कनेक्टिंग वर्ड भी बोलते हैं। तो कनेक्टिंग वर्ड, अच्छा कनेक्टिंग वर्ड होंगे ना, इनकी पंक्चुएशन फिर मैं बताता हूं। तीसरा फंक्शन आपको मैंने ये भी बताया कि इनके दरमियान में सेमीकोलन यूज कर रहे हैं। चौथा ये भी बताया कि इनके दरमियान में कोऑर्डिनेट सीसी ऐड करें, फैन वॉइस ऐड करें। He could not attend the lecture, comma, so he decided to record it. The pen is very beautiful, but it is not available in the city. Students want to visit Lahore in June. However, डिस्कोर्स मार्क करें। अब यहां पे ना एक चीज और नोट करनी है बेटे, कभी आप अखबार पढ़ते होंगे ना, कभी आप होवर देखोगे ना अखबार में, तो इसके इर्द गिर्द कुछ भी नजर नहीं आएगा, ना पहले सेमीकोलन ना बाद में कामा। कभी आप पढ़ते होंगे ना, पहले भी कामा होगा बाद में भी कामा होगा। कभी आप पढ़ते होंगे पहले कुछ भी नहीं होगा बाद में सेमीकोलन। तो ये सारे मेथड अलाउ हैं। देखो ना, ये बिकॉज जो है ये भी डिस्कोर्स मार्कर है बेटे। इनसे पहले कामा सेमीकोलन ऐड करें ना करें, बाद में करें ना करें, आपकी मर्जी है। कभी आप देखेंगे होवर के गिर्द कुछ भी ना होंगे, ये भी आपकी मर्जी है कि इधर भी कामा ऐड कर दो, इधर भी कामा ऐड कर दो। ये भी आपकी मर्जी है, इधर सेमीकोलन ऐड कर दो, इधर कामा। लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड ये है कि इनसे पहले सेमीकोलन आता है और इनके बाद कामा आता है। इवन ये कभी कभार आपको पता है सेंटेंस के शुरू में भी आते हैं। सेंटेंस के शुरू में होवर आ जाए ना, एच कैपिटल होगा, और इसके बाद आपकी मर्जी है कामा भी ऐड कर सकते हो, इसके बाद आप मर्जी है सेमीकोलन। ये दोनों चीजें आपको नजर आती होंगी। तो इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाने के 3 मेथड हैं। नीचे मैंने आपके लिए एक दोबारा नोट लिख दिया। मैंने कहा नोट लिखा है, ये ऊपर भी हालांकि मैं बता चुका हूं। मैंने कहा हर इंडिपेंडेंट क्लास से पहले, सॉरी, हर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज से पहले कामा नहीं आएगा। इनसे पहले एक ही सूरत में कामा आएगा, और वो सूरत ये होगी, एक ही सूरत में, और दूसरा वो सूरत ये होगी कि इससे पहले भी इंडिपेंडेंट क्लास होगा, इसके बाद भी इंडिपेंडेंट क्लास होगा। ये देखें ना, मैंने एक जुमला आपके लिए लिखा है, आखिरी जुमला। मैंने कहा द पेन इज वेरी ब्यूटीफुल बट नॉट एक्सपेंसिव। मैंने कुछ भी नहीं यूज किया। क्यों नहीं यूज किया? इस वजह से यूज नहीं किया है कि ये बट जो आया हुआ है ना, बट के बाद सिंगल वर्ड है, कोई इंडिपेंडेंट क्लास नहीं है। तो इसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास नहीं है, ये रीजन है। मेडिया सर, चंद एक चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? ये आगे चले मैं पढ़ाऊंगा। अब अगर आइंदा
जब मैं आपकी राइटिंग देखूं, देखो ना बेटे, ये जो राइटिंग डिफरेंस थे, ये राइटिंग एकेडमिक राइटिंग क्यों बेहतर है कि इसमें देखे ना हमने दो दो तीन तीन चीजों के एक ही सेंटेंस में क्लब किया हुआ है। इसमें कंपाउंड सेंटेंस भी है, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है, और ये इस वजह से अच्छी पहली राइटिंग नहीं है क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे जुमले और बार बार आई को रिपीटिशन की गई है। जब दो को रिलेटेड बातें होती है ना, तो बेहतर आपके लिए ये है कि आप उनको क्लब करें। आप उनको क्या करें? क्लब करें। और ये एक आर्ट है, ये आर्ट सीखने में बहुत देर नहीं लगेगी। मैंने रूल्स बता दिए हैं, आप डेलिबरेटली बैठ के लिखें और मुझे चेक करवाएं। ये बेटे आप एक हफ्ता पहले पढ़ें, इनको रीड आउट करें, अखबार पढ़ा करें, डॉन के एडिटोरियल में ऐसे जुमले होते हैं उसको पढ़ा करें। मैं आप तमाम लोगों को एडवाइस करूंगा डेली बेसिस पे आधा घंटा आर्टिकल बेशक आप ना पढ़ा करें, डॉन न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके सिर्फ एडिटोरियल पढ़ो, क्योंकि एडिटोरियल कोई एक बंदा नहीं लिखता, उनकी पूरी एडिटोरियल की बोर्ड होता है, टीम होती है, वो लिखती है। अब यहां तक अगर किसी का सेंटेंसेस के मतलब क्वेश्चन है तो जैसे मैंने आपको बार बार एक बात बता रहा हूं, मैंने कहा सेंटेंस बजाते खुद तो कोई चीज ही नहीं है। सेंटेंस कोई चीज नहीं है, सॉरी ऐसे कोई चीज नहीं है। ऐसे इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक हो गया? अच्छा, लेट मी मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं डियरेक्शन, अब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। ये होता है पैराग्राफ। जब आप सेंटेंसेस लिख लेते हैं ना, तो उसके बाद आपकी पैराग्राफ की बारी आती है। मैं इसको क्या डिफाइन करूंगा? हम गालवन 5 मिनट की ब्रेक करते हैं, सिर्फ 5 मिनट की, तो 5 मिनट बाद अभी 1 मिनट में टाइम देख लेता हूं। पैराग्राफ इज आल्सो द बेसिक यूनिट ऑफ योर राइटिंग एज वेल। आपकी राइटिंग का बेसिक यूनिट जो है दैट इज नोन एज अ पैराग्राफ। हम इसको क्या डिफाइन करेंगे पैराग्राफ को? My dear son, a paragraph is always the combination of 6 to 8 sentences. A paragraph is always, जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें 2 रिक्वायरमेंट का होना बहुत जरूरी है। उसमें डियर सन सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि इट मस्ट बी कंसिस्टेड ऑन 6 to 8, नॉट मोर देन दिस वन। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि इन वन पैराग्राफ डियर सन यू आर सपोज्ड टू टॉक अबाउट द सिंगल आर्गुमेंट, यू आर नॉट सपोज्ड टू टॉक अबाउट मोर देन वन आर्गुमेंट्स इन वन पैराग्राफ। In one paragraph, dear student, you have to talk about the single argument, not more than one argument. कभी भी आप एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स कन्वे नहीं कर सकते, हमेशा सिंगल आर्गुमेंट होगी, नॉट मोर देन वन आर्गुमेंट। दिस मस्ट बी इंडिकेटेड विद द न्यू लाइन। जब भी आप एक नया पैराग्राफ लिखेंगे वो नई लाइन से लिखा जाएगा। And yes, and you are supposed to do the indentation as well. आपको indentation भी करनी पड़ेगी। However, it is divided into 2 subgroups. हम 2 में इसको डिवाइड करते हैं। हमने एक का नाम यूजुअल पैराग्राफ रखा है और दूसरे का अनयूजुअल। देखो मेरा अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन हो, क्या डियर स्टूडेंट आपके इंट्रोडक्शन के अंदर भी सिंगल आर्गुमेंट्स होती है? देखो एक आर्गुमेंट के लिए हमें 6 सेंटेंसेस चाहिए। फॉर वन आर्गुमेंट यस मिनिमम वी रिक्वायर 6, एंड फॉर मोर देन वन वी नीड मोर देन 6 एज वेल। एक के लिए में तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंट्रोडक्शन होता है क्या उसमें भी एक सिंगल आर्गुमेंट होती है? इंट्रोडक्शन में कभी भी सिंगल आर्गुमेंट नहीं होती, ज्यादा होती है। तो लाजिमी बात है एक आर्गुमेंट के लिए वो नीड 6 सेंटेंसेस। जब एक से ज्यादा होंगे तो हमें 6 से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से
माय डियर स्टूडेंट, हमने पैराग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। हमने एक का नाम यूजुअल पैराग्राफ रखा है और एक का अनयूजुअल पैराग्राफ रखा है। आम जबान में ना, लेमैन टर्म्स में, जो यूजुअल पैराग्राफ होते हैं दे आर नोन एज द बॉडी पैराग्राफ, और जो अनयूजुअल पैराग्राफ होते हैं वो पैराग्राफ जो अदर देन बॉडी पैराग्राफ होते हैं उनको अनयूजुअल कहते हैं। और फेलियर इस वजह से होता है कि हम इन तमाम के तमाम पैराग्राफ को एक ही वे से लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे जब भी हम एक वे से लिखने की कोशिश करेंगे हम गलतियां करेंगे। हमेशा जब भी हम एक से ज्यादा वे से लिखने की कोशिश करेंगे हम हमेशा गलती करेंगे। तो सिंपल रूल हमने ये फिक्स किया कि माय डियर स्टूडेंट, इन वन पैराग्राफ यू आर सपोज टू टॉक अबाउट द वन आर्गुमेंट, नॉट मोर देन वन आर्गुमेंट। पहली बात। दूसरी बात कि जब एक से ज्यादा कन्वे करेंगे तो उनका स्टाइल चेंज हो जाएगा, वो फिर यूजुअल पैराग्राफ नहीं होंगे, वो अनयूजुअल पैराग्राफ होंगे। और सीएसएस में जो मैटर करता है ना, वो पैराग्राफ की फॉर्मेशन मैटर करती है। मतलब देखा ना, एक सिंपल सी बात है, इंट्रोडक्शन जो होता है ना उसमें थीसिस स्टेटमेंट होती है। बॉडी पैराग्राफ जो होते हैं उनमें थीसिस नहीं होती, उनमें टॉपिक सेंटेंस होता है। अब बहुत से लोगों को मैं सुनता हूं वो कहते हैं सर इंट्रोडक्शन में टॉपिक सेंटेंस किधर आना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, टॉपिक सेंटेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। टॉपिक सेंटेंस तो इंट्रोडक्शन का पार्ट ही नहीं है, उसका हिस्सा ही नहीं है। सो वी हैव टू, एक को नाम हमने यूजुअल रखा और दूसरे का डियर स्टूडेंट हमने नाम अनयूजुअल पैराग्राफ रखा। इन दोनों का स्टाइल डिफरेंट है। एंड यू नो, जब हम पैराग्राफ को इकट्ठा करते हैं ना, दे विल मेक द एसे। अब हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए हैं। मैं आपके पेपर चेक कर लिए हैं आज। डियर स्टूडेंट, आप में से कौन कौन से हैं जिनसे मैंने डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं लिया था? जरा हैंड रेज करें। वो कौन कौन से लोग हैं जिनका अभी तक मैंने टेस्ट नहीं लिया है? अच्छा, बाकी लोग क्लास लीव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इन लोगों को मैंने टेस्ट लेना है ताकि इनके इश्यूज को मैं डायग्नोज कर सकूं। ठीक है, अब बाकी लोग जा सकते हैं क्लास से। अब सिर्फ जिन्होंने हैंड रेज किया है, जिनका टेस्ट नहीं है, वो क्लास के अंदर रहेंगे। बाकी आप यू कैन लीव योर क्लास।